नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो आज की जो कक्षा है पूरी तरीके से ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड है और करंट अफेयर्स की भी कक्षा में अगर बात किया जाए तो क्रॉनिकल के शेड्यूल को लेकर के मैं आया हूँ। करंट अफेयर्स में अब क्रॉनिकल मैगजीन को पूरी तरीके से समराइज करके आपके सामने रखा जाएगा। जो आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, मंथली जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है या अदर जो भी मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, उनको सारी चीज़ों को मैं कवर करवाऊंगा। जो आने वाले आपके यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, प्रीलिम्स का एग्जाम है, साथ में अगर बात करें सीपीएफ है, सीडीएस है या सीएपीएफ है, इस तरह के कोई एग्जाम है या स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होने वाला, लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाला कोई एग्जाम है या अन्य कोई भी एग्जाम हो जहां पर आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण कक्षा होगी दोस्तों। तो सबसे पहले आज जो मैं शुरुआत कर रहा हूं उसमें अगर बात किया जाए तो आपके अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को क्रमिक रूप से मैं कवर करवाऊंगा। जो केवल आपको ध्यान से देखना है और सुनना है और आपको करंट अफेयर्स की सारी चीजें कवर होंगी। तो मैगजीन में आपको क्रॉनिकल मैगजीन हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया और दृष्टि हो गया, ये तीन मैगजीन क्रमिक रूप में मैं आपको कवर करवाऊंगा। और तीनों मैगजीन का अगर करंट अफेयर्स आप एक बार देख लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आने वाला करंट अफेयर्स आपसे बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करेंगे, इसमें जो करंट अफेयर्स हम शुरू करने वाले हैं उसमें अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तो आपका जो शुरुआत है, आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। अगर आज बात किया जाए तो आपको क्या पढ़ना है आज? आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, यानी नेशनल लेवल पर जो भी घटित घटनाएं हैं उससे संबंधित जो आपकी समसामयिक घटनाएं हैं उन पर आज चर्चा किया जाएगा। तो इसी टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हाल फिलहाल में भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का आपका चुनाव हुआ है और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले यह बताना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, इस समय आपके जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अब ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इनकी अगर बात किया जाए तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है। क्रम रूप में अगर बात करते हैं तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। 11 अगस्त को इन्होंने शपथ ली है। शपथ कब ली? 11 अगस्त, याद रखिएगा, 2022 को इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की शपथ ली है। साथ में अगर बात किया जाए तो स्थान किसका ले रहे हैं, याद रखिएगा ये एम वेंकैया नायडू जी के स्थान पर आए हैं। इससे पहले एम वेंकैया नायडू जी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे, 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। साथ के साथ याद रखिएगा कि जगदीप धनखड़ जी ने किसे हराया है इस चुनाव में। सेकेंड जो विजिट रही या कहा जा सकता है सेकेंड पोल रही, तो सेकेंड पोल पर यानी विपक्ष की जो उम्मीदवार थी वो मार्गरेट अल्वा थी। कौन थी? मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी चुने जा चुके हैं और 11 अगस्त 2022 को इनका उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए सामान्य रूप में
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में आपको यह जानना है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा के आपके ऐसे सदस्य जो नामांकित हैं, यानी नॉमिनेटेड सदस्य हैं या चुने गए सदस्य हैं, जो चुन करके आए हैं या नॉमिनेटेड सदस्य हैं, सभी सदस्य क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और ये जो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ये ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य चुने गए और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, साथ में आपको यह याद रखना है कि अनुच्छेद 66 यानी आर्टिकल 66 के अनुसार ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल किसके अनुसार, अगर बात किया जाए किसके अनुसार, तो अनुच्छेद 66 या 66 66 के अनुसार ही वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अब इसके बाद सामान्य रूप में अगर आपको जानकारी है तो बेहतर है, नहीं अगर इसी में आप याद रखें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए शर्तें क्या है। तो पहली योग्यता यह है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली कंपलसरी योग्यता है कि आप भारत के नागरिक हों। दूसरी योग्यता यह है कि आपकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी योग्यता यह है कि आप राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। कहाँ का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की या अपर हाउस का मेंबर चुने जाने की योग्यता आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद अगली शर्त यह है कि आप किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद धारण ना करते हो, यानी कोई भी लाभ का पद आपके पास मौजूद ना हो। अगर ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो आप इस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। साथ में याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमारे यहाँ नेशनल लेवल पर एक चुनाव आयोग है। क्या है, इलेक्शन कमीशन है। और इस चुनाव आयोग की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 324 324 अनुच्छेद 324 के अनुसार ही चुनाव आयोग स्थापित है और वह चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के चुनाव, साथ में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके 14वें राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते, अगला देखिए, आगे अगर बात किया जाए तो हाल फिलहाल में अगर हम चर्चा करें तो अगला आपका जो टॉपिक है, सेकंड जो टॉपिक है, अगर सेकंड टॉपिक की बात किया जाए तो हाल फिलहाल केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली की चर्चा हाल फिलहाल में बहुत रही है। कौन सी चर्चा, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी, निवारण एवं निगरानी, यह जो प्रणाली है, इस प्रणाली की अगर बात किया जाए तो इसकी चर्चा इस समय काफी ज्यादा रही है। ठीक है, तो इसे सामान्य रूप में चर्चा के आधार पर सीपी ग्राम्स नाम दिया गया है। सीपी ग्राम्स, आपको ये शॉर्ट नाम जरूर याद रखना है।
क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सीपी ग्राम, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मैंने कहा सीपी ग्राम्स जो है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, ये सीपी ग्राम्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सामान्य रूप में अगर बात किया जाए यह है क्या, तो सीपी ग्राम्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर अगर चर्चा किया जाए सामान्य रूप में, तो यहाँ पर नागरिक सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी जा रही है। फिर से सुनिएगा, यानी नागरिकों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि इस पोर्टल पर वह अधिकारियों को सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये शिकायत दर्ज कराने की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर सीधे आप अपनी बात क्या कह सकते हैं, अधिकारियों से रख सकते हैं, उपयुक्त अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को, अपनी शिकायत को, या कोई भी समस्या है उस समस्या को रखने का अधिकार आपको दिया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इसमें अगर बात किया जाए तो वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित इस प्रणाली का जो प्रमुख उद्देश्य है, अगर उद्देश्य की बात किया जाए कि इसका एम क्या है, तो उद्देश्य में देश के नागरिकों को किसी भी समय और कहीं से भी शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाना है। यानी अगर बात किया जाए तो किसी भी समय और देश के किसी भी स्थान से, कहीं से भी आप सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी आप किसी भी स्थान से, और साथ के साथ अगर बात किया जाए तो आप शिकायत दर्ज कराने की स्थिति पर आएंगे। ठीक है, आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब इस प्रणाली के लाभ की बात किया जाए तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि इस प्रणाली का लाभ क्या है। तो यह नागरिकों को, अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तो यह नागरिकों को संबंधित संगठन के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का सबसे सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक ऑनलाइन पोर्टल हो जाएगा जिसमें किसी भी संगठन या व्यक्ति की आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट से सीधे जोड़ा जा सकता है आपकी शिकायत को। तो सीपी ग्राम्स क्या है? एक नागरिक शिकायत प्रणाली है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप सीधे अपनी शिकायत को दर्ज कराने का अधिकार रख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रहेगा, ध्यान रखिएगा, सीपी ग्राम्स। ठीक है, आप सभी दोस्तों को याद रखना है कि सीपी ग्राम्स क्या है? एक शिकायत प्रणाली है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात किया जाए तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, अगर मैं तीसरे टॉपिक पर बात करूं तो हाल फिलहाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली अखिल भारतीय बैठक हुई है। क्या हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं, इसे स्टार देने की बात किया जाए तो इस सूचना को मैं 5 स्टार या 4 स्टार दूंगा, याद रखिएगा। यानी इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो है क्या? ध्यान से सुनिए, जिला विधिक सेवा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली अखिल भारतीय बैठक हुई है। कि पहली अखिल भारतीय बैठक हुई है दोस्तों। ठीक है, पहली अखिल भारतीय बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान से सुनिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहली अखिल भारतीय बैठक हुई है, इस बैठक की अगर बात किया जाए तो 30 जुलाई 2022 को
कब दोस्तों? 30 जुलाई 2022 की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली अखिल भारतीय बैठक का उद्घाटन किया और इस सत्र को संबोधित किया। ठीक है, क्या किया? याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की उद्घाटन या सत्र को संबोधित करने का जो काम किया वो किसने किया? सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, मोदी जी ने बैठक के और साथ में उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार, राइट टू फ्री लीगल एड की बात किया। इन्होंने चर्चा क्या किया? राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड की बात किया, मुफ्त कानूनी सहायता के संबंध में चर्चा किया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मुफ्त कानूनी सहायता, इस पर चर्चा किया। उन्होंने कहा ये अधिकार है लोगों का कि मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, राइट टू फ्री लीगल एड की बात किया उन्होंने। और इसी को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह बैठक 31 जुलाई 2022 को सामान्य रूप में, यानी 30 को भी और 31 को जुलाई 2022 को नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। कहाँ? अधिकतर बैठक विज्ञान भवन में ही होती है दोस्तों, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि नई दिल्ली में विज्ञान भवन में यह बैठक हुई और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई। और इसमें अगर बात किया गया कि इस बैठक में DLSA में एक रूपता और तादाद में लाने के लिए यह बैठक हुई और एकीकृत क्रिया की बात हुई। ठीक है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को क्या सामान्य रूप में बात बोलचाल में हम कहते हैं दोस्तों? इसे नालसा कहते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण दोस्तों, इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में या इसी का शॉर्ट फॉर्म है नालसा, तो इसे नालसा भी कहा जाता है। तो नालसा द्वारा आयोजित की गई यह बैठक थी जिसमें सभी को फ्री लीगल एड के बारे में बात किया गया और बेहतर कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारत के अंदर पहली बैठक है, पहली अखिल भारतीय बैठक है। ठीक है, और सामान्य रूप में अगली इंफॉर्मेशन के रूप में इसी से जुड़ी हुई आप यह भी जानिएगा कि देश में वर्तमान में 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। ठीक है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे DLSA कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एड। ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य रूप में अगर बात किया जाए सर्विसेज अथॉरिटीज के रूप में DLSA है। तो 676 वर्तमान में आपके क्या है? DLSA हैं, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है और उनके प्रमुख जिला न्यायाधीश होते हैं और जो प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो उन्हीं सब की सामूहिक बैठक हुई जिसमें कहा गया कि देश के अंदर आम नागरिक को सही ढंग से कानूनी सहायता और कानूनी न्याय मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, साथ में याद रखिएगा कि अगर हम निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें तो आर्टिकल 21 भी आपका फ्री लीगल एड, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार देता है और आपको यहाँ पर जीवन या दैहिक स्वतंत्रता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उससे वंचित किया जा सकता है, सामान्य रूप में उससे आपसे कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। पहली बात ये याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 में जहां पर आपको जीवन जीने का
राइट फॉर लाइफ, यानी अगर बात किया जाए तो जीवन का अधिकार है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपके नालसा की सामान्य रूप में, और मैंने बताया कि आर्टिकल 21 आपको पूरी तरीके से जीवन जीने का अधिकार देता है। साथ में अगर बात किया जाए तो याद रखना है कि आपका 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके संविधान में आर्टिकल 391 अनुच्छेद 391 में यह स्थापना किया गया, यह बात रखी गई कि सामान्य रूप में राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, यानी निर्देश देता है, राज्य को यह निर्देश देता है कि वह निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रयास करे। आर्टिकल 391 यानी अनुच्छेद 391, और इसी के तहत देश में आपके यहाँ आपको निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रयास पूरी तरीके से किया जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 391। साथ में 391 के बाद अगर बात किया जाए तो यही कारण है कि 1987 में, कब दोस्तों, 1987 में विधिक सहायता को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया। कब? 1987 में आपको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया इसे विधिक सहायता को, और इसी के आधार पे आगे चल करके नालसा की स्थापना की गई। दोस्तों नालसा की स्थापना की गई 1995 में, 1995 में आपके यहाँ नालसा की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा नालसा का मतलब हो गया राष्ट्रीय विधिक सहायता, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल एड लीगल एड, या सामान्य रूप में सर्विस अथॉरिटी के रूप में यह स्थापित हुई। नालसा की स्थापना तो याद रखना है 1995 में नालसा की स्थापना हुई 1987 के अधिनियम द्वारा, जिसमें ये कहा गया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 391 391 आपको निःशुल्क सहायता, विधिक सहायता सेवा की बात करता है, पूरी तरीके से उपलब्ध कराने के राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा टॉपिक हो गया आपका। चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था इस मैगजीन में, जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, भारत में सहकारी संघवाद की बात करता है, ठीक है, तथा नीति आयोग की बात करता है। तो इस पर अगर बात किया जाए तो बस याद रखिएगा कि नई दिल्ली में 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में, कब? 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में अगर बात किया जाए, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद का पूरी तरीके से अगर बात किया जाए, शासी परिषद की 7वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक हुई है? शासी परिषद की 7वीं बैठक हुई है। दोस्तों याद रखिएगा गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक नीति आयोग की। आप सभी लोगों को पता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ है आपके यहाँ योजना आयोग के स्थान पर। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2015 में आपका नीति आयोग का गठन हुआ है। याद रखिएगा कब नीति आयोग का गठन हुआ है, तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ है, और यह इसके शासी परिषद की 7वीं बैठक थी, जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित हुई है। ठीक है दोस्तों, और साथ में अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि भारत का आर्टिकल 1 की अगर बात करें, आर्टिकल 1 की अनुच्छेद 1 की बात किया जाए, तो भारत में सहकारी संघवाद के रूप में अगर बात करें तो यहीं पर आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत दैट शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। याद रखिएगा आर्टिकल 1 क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, राज्यों का संघ की बात करता है। इसका यह मतलब है कि किसी भी प्रकार से आपके देश से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, और हमारे देश का जो निर्माण हुआ है, हमारे देश का जो संगठन है, वो किसी भी प्रकार से एक दूसरे के
किसी भी प्रकार के समझौते से नहीं हुआ है, यानी राज्यों के समझौते से देश का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि देश के निर्माण के होने के बाद फॉर ड्यू टू द रीजन ऑफ डेवलपमेंट अगर बात करें, यानी विकास के लिए ही हमने राज्यों का जन्म किया है, राज्यों का विकास किया है, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार से ये संघवाद का जन्म होता है। और राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ का जो मामला आया, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संघवाद के भारतीय मॉडल को सहकारी संघवाद का नाम दिया गया था। याद रखिएगा, सहकारी संघवाद जो भारत का मॉडल है, यह कब कहा गया था? राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ के मामले में। तो यह भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इस मामले में ही सहकारी संघवाद की बात किया। साथ के साथ अगर बात किया जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर संघवाद से संबंधित कुछ चीजों पर हम चर्चा करें, तो उस चर्चा में अगर बात किया जाए तो आपको आर्टिकल 245 245 ध्यान रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 245 संसद को पूरी तरीके से यह अधिकार देता है कि वह संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है उसके पास। यानी राज्य की विधायिका को अपने संबंधित राज्यों के लिए जो कानून बनाने की विधायी शक्ति प्रदान करता है। यानी कुल मिलाकर के 245 आपको विधायी शक्ति या कानूनी शक्ति संसद को प्राप्त करता है, जो पूरे देश के लिए है। क्या है? पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है उसके पास। और साथ के साथ अगर हम 246 की बात करते हैं, आर्टिकल 246 या अनुच्छेद 246 की बात करते हैं, तो इसमें 7वीं अनुसूची का प्रावधान है। आप सभी लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची या 7th शेड्यूल का क्या मामला है। तो 7वीं अनुसूची में पूरी तरीके से केंद्र राज्य शक्ति का बंटवारा दिया गया है, जिसमें एक सामान्य स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान आपको दिखाई देता है। कहाँ? 246 में। और अनुच्छेद 2 से 61 जो है संघ और राज्यों के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही की बात करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यानी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आर्टिकल आप 2 से 61 के बारे में चर्चा कर सकते हैं, दिमाग में बैठ के रख सकते हैं। आर्टिकल 263 के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अनुच्छेद 263 में अगर बात करते हैं तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात किया जाता है। क्या बात किया जाता है? 263 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात किया जाता है दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल 263, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सामान्य रूप में इस आर्टिकल को तो भूलना ही नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है, 5 स्टार दे रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से जो सहकारी संघवाद का जन्म है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो वही हाल फिलहाल में उसकी 7वीं बैठक हुई, और आपको पता है कि नीति आयोग का पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो नीति आयोग में प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं, वो भी भाग लेते हैं। और देश के साथ साथ राज्यों को भी विकास की सिफारिश करने का अधिकार नीति आयोग को प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, धैर्य से बातों को सुनिएगा। अगर आप कोई भी बेहतर एग्जाम दे रहे हैं और बेहतर रिजल्ट पा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक की अगर बात किया जाए तो जो आपका 5वां टॉपिक है वह है नमस्ते योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी योजना है? नमस्ते योजना। बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों, 5 स्टार दे रहा हूं इस नमस्ते योजना को। बिल्कुल भी आप सिर्फ नहीं करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो देश के अंदर का, सभी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर नमस्ते योजना की बात किया जाए तो पहली बात तो यह जानना है कि ये नमस्ते योजना है क्या। तो हाल ही में मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय कार्यवाही योजना को वर्ष 2022-23 के लिए 4 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, यानी 2025-26 तक। 2000 अगर बात किया जाए 2022 और 23 से लेकर के
इसे 2025-26 तक मंजूरी दी गई है। ठीक है, यानी 4 वर्ष के लिए आपका क्या किया गया है। तो दोस्तों मैं नमस्ते योजना की बात कर रहा था, तो नमस्ते योजना 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक के लिए यानी कि अगर बात किया जाए तो 4 वर्ष के लिए है। और इस नमस्ते योजना का फुल फॉर्म भी जान लीजिए कि है क्या इस नमस्ते योजना का। तो याद रखना है, नेशनल, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसी का फुल फॉर्म है नमस्ते। ठीक है, तो याद रखिएगा, नमस्ते योजना इसी का फुल फॉर्म है। और सॉरी, शॉर्ट फॉर्म है, नमस्ते का फुल फॉर्म यही है। और नमस्ते योजना की अगर बात किया जाए तो सामाजिक, यह योजना चला कौन रहा है, तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, जिसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, तो यह योजना है किसकी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में या सिविल में या यूपीएससी में आपका पूछ सकता है, किसी भी अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे चला कौन रहा है। तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अगर बात किया जाए कि ये क्षेत्रीय योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कि जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक जो सफाई में लगे हुए लोग होते हैं, उनकी पहचान करने की बात किया जा रहा है कि वो बिना प्रिकॉशन के क्या गटर के अंदर जा रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, इन सारी चीजों की बात किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा, उनकी जन धन की जो हानि है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका प्रिकॉशन किया जाना चाहिए कि वो पूरी तरीके से शूट पहन लें या अपनी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी ले लें, ऑक्सीजन आदि की तब अंदर जाकर के साफ सफाई करें। तो उस पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजना है। इसी कारण से सबसे ज्यादा योजना यह चर्चा में है। तो आप सभी लोगों को दोस्तों याद रखना है कि नमस्ते योजना की अगर बात कर रहे हैं, तो नमस्ते योजना का सबसे महत्वपूर्ण रोल यही है कि ये गटर के अंदर जाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके संबंध में बात कर रहा है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, नमस्ते योजना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम की बात करते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निजी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से ये शुरू किया जा रहा है। उनकी पहचान करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर बात किया जाए इसमें, तो वो है निदान पोर्टल का शुभारंभ। किसका? निदान का दोस्तों, निदान। ये सभी लोगों को ध्यान रखना है कि क्या है, निदान पोर्टल। अब निदान पोर्टल की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, देश में जो मादक पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ? मादक पदार्थ रोधी जो कानून है, उनको लागू कराने वाली विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन जो एजेंसियां हैं,
उनके उपयोग के लिए हाल ही में निदान पोर्टल शुरू किया गया है कि देश के अंदर जो भी मादक पदार्थों की तस्करी हो रहा है या उससे संबंधित कानून बन रहे हैं, उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के संबंध में क्या है, निदान है। तो निदान के आधार पर याद रखिएगा कि यहाँ पर निदान किस चीज का है, तो मादक पदार्थ रोधी कानूनों को लागू कराने के लिए विभिन्न जो केंद्रीय और राज्य की इकाइयां हैं, एजेंसी हैं, यानी एजेंसी हैं जो केंद्र और राज्य की, उनके लिए निदान पोर्टल है। किसके लिए निदान पोर्टल है? उन्हीं के लिए यह निदान पोर्टल है, याद रखिएगा। शुभारंभ किया गया है। इसमें है क्या कि जो गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के अपराधियों को अपनी तरह का पहला डेटाबेस तैयार किया जाएगा, यानी ऐसे व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो ऐसे काम में लिप्त हैं, जो किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ और अन्य चीजें बेच रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो उसके संबंध में यह पहल करता है। दोस्तों याद रखिएगा। साथ में अगर बात किया जाए तो इसमें उन्हें पूरी तरीके से इसके उद्घाटन की अगर बात किया जाए तो इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री आपके, आप नाम जान ही समझ गए होंगे कि अमित शाह जी ने किया। किसने? अमित शाह जी ने इसका 30 जुलाई को, कब दोस्तों? 30 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया। और वो उद्घाटन कहाँ समारोह में किया? चंडीगढ़ में किया। तो चंडीगढ़ याद रखना है, अमित शाह जी को याद रखना है, 30 जुलाई की डेट याद रखना है, और निदान याद रखना है। साथ में ये तो याद ही रखना है कि विभिन्न एजेंसियों के लिए एक पोर्टल है निदान, जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा, उन्हें अलग एक डेटा बनाया जाएगा, उस डेटा के आधार पर ही उनकी पहचान किया जाएगा कि अगर बार बार वो संयुक्त रूप से इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो उनकी संलिप्तता इसमें दिखाई जाएगी, और वो पूरी तरीके से वो अलग से उनका एक डेटा रहेगा जो तुरंत पहचाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा निदान पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी मैं 5 स्टार दे रहा हूं, याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे रहा हूं। ठीक है, चलिए। साथ में याद रखना है कि हाल फिलहाल में ही अगर आपके देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी की अगर बात किया जाए तो उन्होंने नाफिस का भी नई दिल्ली में आयोजन किया, उद्घाटन किया। नाफिस, ठीक है, नाफिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, नाफिस, इसका उद्घाटन किसने किया? तो आप सभी लोगों को याद रखना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, जो 17 अगस्त 2022 को अगर बात किया जाए, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, ठीक है, नाफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नाफिस की अगर बात किया जाए तो उसका उद्घाटन किया। ये क्या है? एक सुरक्षा प्रणाली है, और कैसी सुरक्षा प्रणाली है? फिंगरप्रिंट पर बेस्ड, याद रखिएगा, फिंगरप्रिंट पर बेस्ड सुरक्षा प्रणाली है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, सब याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन, इसीलिए फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सिस्टम, जिसे संक्षेप में हम क्या कहते हैं? नाफिस कहते हैं। अब इसमें क्या है? एक केंद्रीकृत डाटाबेस होगा, फिंगरप्रिंट भी होगा अपराधियों का, ऐसा फिंगरप्रिंट होगा, और साथ में
पूरी तरीके से देश में एक सुरक्षा व्यवस्था होगी और इसे सबसे पहली बार लागू करके देश में उस फिंगरप्रिंट के आधार पर पहचान करने वाला। याद रखना है कि इस नाफिस की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहली बार पूरी तरीके से इस पर काम किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश 2022 में, अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था जिसने नाफिस के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है, यानी प्रथम राज्य है जिसने इसका प्रयोग करते हुए एक मृत व्यक्ति की पहचान की। क्या किया? एक मृत व्यक्ति की पहचान की है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना है कि मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा रहा इसके आधार पर, नाफिस के आधार पर, तो मध्य प्रदेश रहा। साथ में याद रखना है कि नई दिल्ली स्थित केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है, आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। उसने एनसीआरबी द्वारा परिकल्पित और प्रबंधित नाफिस परियोजना जो अपराध से संबंधित फिंगरप्रिंट का एक देशव्यापी डेटा कलेक्शन करेगा, खोज योग्य डेटाबेस करेगा, जिसके आधार पर तुरंत पहचाना जा सकता है कि कौन सा वह व्यक्ति है जो इस प्रकार के कार्य कर रहा है, संलिप्त है, उसका सारा डेटा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट संख्या प्रदान किया जाएगा। 10 अंकीय, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट संख्या दी जाएगी। याद रखिएगा, इसके आधार पर क्या किया जाएगा? संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे नेशनल NFN कहा जाता है, नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद रखिएगा NFN, और NFN के द्वारा ही उसकी पहचान किया जाएगा और कुछ भी होगा तो तुरंत वो कैच में आ जाएगा। तो देश में एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा और तस्करी, अन्य सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ निदान भी शुरू किया गया। निदान के साथ साथ नाफिस जैसी भी पहल की गई और इन दोनों व्यवस्थाओं को, नाफिस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में किया और जबकि निदान का शुभारंभ उन्होंने आपके चंडीगढ़ से किया। तो यह भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से मैंने आज आपके सामने पूरी तरीके से जो राष्ट्रीय परिवेश है, राष्ट्रीय परिदृश्य है, नेशनल इवेंट्स की जो भी घटनाएं थी, समसामयिक घटनाएं, वो मैंने आपके जुलाई अगस्त माह के आपके सामने रखी। ठीक है, क्रॉनिकल से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी। साथ में अगर बात किया जाए दोस्तों, इसकी अगली कड़ी लेकर के मैं अगला वीडियो आपके सामने रखूंगा, जिसमें सोशल इशू हो सकता है, सोशल इवेंट्स हो सकते हैं, या इकोनॉमिक इवेंट्स हो सकता है, या एनवायरनमेंट। तो अगला सेक्शन लेकर के बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपके सामने। साथ में आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज का अध्ययन करना चाहते हैं, सामान्य अध्ययन का, GS GK का, या ट्रिकी सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो जिसे स्टैटिक GK या स्टैटिक GS भी कहते हैं, करेंट अफेयर्स से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े और निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में अच्छा खासा महत्वपूर्ण फायदा होगा और सीधे आपका एग्जाम में हिट होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं रखता हूं और कई महत्वपूर्ण बीच बीच में मैं चीजें डालता रहता हूं। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ में मेरे अपने उन दोस्तों से, मित्रों से जरूर गुजारिश है कि एक बार आप शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो, जिससे अन्य लोग भी जुड़ सके मेरे साथ और लाभ ले सके। और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपको बेनिफिट हो रहा है इससे, मेरे इस प्रयास से, मेरी इस मेहनत से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा
किसका आपको लाभ मिलेगा या नहीं या मिल रहा है। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, गुड लक दोस्तों, बाय बाय, बेस्ट विशेस।